गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने साइकोपैथोलॉजी का पहला यूनिट ख़त्म कर दिया है, जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में था कि साइकोपैथोलॉजी क्या है और नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, ऑल दोज थिंग्स. And I had given you assignments also. I hope you have done that. Then the second unit of this course is different approaches to psychopathologists. जिसको हम डिफरेंट theories भी कह सकते हैं, मॉडल्स भी कह सकते हैं. तो दैट इज़ द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस कोर्स. अब डिफरेंट theories या मॉडल्स या अप्रोचेस का मतलब है कि एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न सिद्धांत क्या है, विभिन्न मॉडल क्या हैं. तो वो है आपका सेकेंड यूनिट. तो उस यूनिट में जो फर्स्ट आपका मॉडल या अप्रोच या सिद्धांत है, दैट इज साइको एनालिटिक मॉडल. सो विल बी talking about the psychoanalytic model in this video. So psychoanalytic model of abnormal behavior. ये जो मॉडल है, the model was formulated by Sigmund Freud. This model or this theory was formulated by Sigmund Freud. Sigmund Freud is a very famous psychologist, though his profession was that of physiologist. शारीरिक वैज्ञानिक थे वो, लेकिन बाद में he got interested in psychology, and he has done a lot of work in the field of psychology, और इसीलिए उनको sometimes is called as the father of psychology also. So Sigmund Freud is a very important and famous and popular name in psychology. तो ये मॉडल जो था सिगमंड फ्रॉयड द्वारा बनाया गया है. ये सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रॉयड द्वारा दिया गया है. फ्रॉयड ऑब्जर्व्ड, treated and studied abnormal behavior for 50 years and used these experiences to explain abnormal behavior. फ्रॉयड ने abnormal behavior का अध्ययन किया, उसको देखा, उसको उसका इलाज किया और उसको स्टडी किया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 50 years. एंड उन एक्सपीरियंसेस से जो भी सीखा फ्रॉयड ने, उसको उसने इस्तेमाल किया एबनॉर्मल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन में कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो कैसे पैदा होता है. और उसी को अपने उन एक्सपीरियंसेस को के बेसिस पे ही फॉर्मुलेटेड दिस साइको एनालिटिक मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. Now there are some important concepts of this model. First concept जो फ्रॉयड ने दिया, that was id, ego and super ego. Second concept जो दिया, stages of psychosexual development. Third जो दिया, that was about anxiety. Fourth concept जो इस मॉडल का है, that is defense mechanism. Then fifth जो है वो unconscious. So these are some of the concepts of important concepts of this model. So we'll discuss these concepts one by one. First जो concept जो था, it was id, ego and super ego. So id, ego and super ego, according to Freud, he said that these are the three subsystems of personality. यानी कि व्यक्तित्व के ये तीन उपतंत्र हैं, जिसको उसने नाम दिया इड, ईगो एंड सुपर ईगो. हिंदी में इसको इदम, अहम और परमाहम का नाम दिया गया. पहले अगर हम बात करें कि ये होते क्या हैं, ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले एलिमेंट की, विच इज़ इड. तो ये जो इड होता है, ये फ्रॉयड ने बोला कि दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ पर्सनालिटी. ये व्यक्तित्व का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुख्य स्रोत होता है. यानी कि व्यक्ति का जो मुख्य व्यक्तित्व होता है वो इससे पैदा होता है. और ये जो इड होता है, ये व्यक्ति में जन्म के समय से ही होता है, बाय बर्थ ही होता है, नेचुरली होता है. एंड दिस इड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल.
ये सुख के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ये जो इड होता है, ये ऐसा फ्रॉइड ने कहा। सुख के सिद्धांत का मतलब हो गया कि इड को सिर्फ सुख चाहिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए किसी भी कीमत पर। आपने देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी ही ज़रूरतों के बारे में सिर्फ उसको पता होता है और उसी से उसको लेना देना होता है। बाकी उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो कहाँ है, किन परिस्थितियों में है, या दूसरों की क्या प्रॉब्लम्स है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। उसको भूख लगेगी, उसको दर्द हो रहा है, उसको कुछ और चाहिए तो वो रोएगा, ताकि वो बता सके कि मुझे कुछ ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सुख के सिद्धांत के ऊपर। यानी कि डजंट बॉदर अबाउट मॉरल इमॉरल, राइट रॉन्ग, प्रो सोशल एंटी सोशल, इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं होता। और इड की जो इच्छाएं होती हैं, इड जो एक सिस्टम है पर्सनालिटी का, उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो उनका मॉरल इमॉरल से, नैतिक अनैतिक से कोई लेना देना नहीं होता, राइट रॉन्ग यानी कि सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता, और प्रो सोशल और एंटी सोशल से, कि वो सामाजिक हैं या असामाजिक हैं, उनसे भी कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो है बाय बर्थ होता है और प्लेजर प्रिंसिपल पे ये आधारित होता है। यानी कि इसे सुख चाहिए किसी भी तरीके से और उसको बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसका एग्जाम्पल है कि जब बच्चा न्यूली बॉर्न होता है तो उसको सिर्फ अपनी ही ज़रूरतों का पता होता है और वो उनकी पूर्ति इमिजिएटली चाहता है, इसीलिए वो बहुत रोता चिल्लाता है जब भी उसको कुछ चाहिए होता है। देन जो ये इड है, इसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें जो होती हैं इनहेरेंट होती हैं, या कुछ एक चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। मेनली दो तरह की इंस्टिंक्ट्स होती हैं। इंस्टिंक्ट्स होता है जो नेचुरली वहाँ पर हैं, सीखी नहीं है। बिहेवियर जो होता है या तो वो इंस्टिंक्ट से होता है या फिर वो एक्वायर्ड होता है, लर्निंग के थ्रू होता है, जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। तो ये जो है, इसने फ्रॉइड ने कहा कि देर आर टू बेसिक इंस्टिंक्ट्स, दो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, इंस्टिंक्ट्स या टेंडेंसीज हैं। वन इज़ लाइफ इंस्टिंक्ट्स, एक तरह की हैं लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, या जिसको जीवन प्रवृत्ति बोलेंगे। एंड सेकेंड इज डेथ इंस्टिंक्ट या मृत्यु प्रवृत्ति बोलेंगे जिसको। अब लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होती है? इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, ये संरचनात्मक होती है, इसका स्वरूप जो होता है संरचनात्मक होता है और इसके कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में पॉजिटिव जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं, जैसे लव है, कोऑपरेशन है दूसरों के साथ, वो सारी चीज़ें इस लाइफ इंस्टिंक्ट्स या कंस्ट्रक्टिव जो इंस्टिंक्ट है उसके कारण होती हैं। एंड सेकेंड है डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि मृत्यु प्रवृत्ति। जो भी नकारात्मकता है, जो भी विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति की, वो इस इंस्टिंक्ट के कारण या इस प्रवृत्ति के कारण होती है, जिसको डेथ इंस्टिंक्ट बोला है। उसमें अग्रेशन हो गया, हिंसा हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, किसी भी तरीके का विनाश हो गया, हेट हो गया, ये सारे जो हैं ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ें, ये डेथ इंस्टिंक्ट की वजह से व्यक्ति में होती। तो लाइफ इंस्टिंक्ट की वजह से व्यक्ति में ये लव एंड कोऑपरेशन और जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं ह्यूमंस की वो हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट की वजह से जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ हैं, एग्रेशन है, डिस्ट्रक्शन है, हेट है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं व्यक्ति में। देन इड जो है सेल्फिश होता है नेचर में। इड का जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थ परायण होता है, यानी कि सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने से मतलब होता है। इड वॉन्ट्स क्विक फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स नीड्स और विशेज़, जल्दी से उसको अपनी नीड्स की सेटिस्फैक्शन या पूर्ति चाहिए इड को। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रियलिटी ऑफ सिचुएशंस, परिस्थितियाँ चारों तरफ कैसी भी हों,
उस समय उसकी इच्छाओं की पूर्ति उन परिस्थितियों में संभव है या नहीं है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो जल्दी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। इट लैक्स गिल्ट फीलिंग्स, गिल्ट फीलिंग्स भी नहीं होती इड को, मतलब इड को ऐसा नहीं लगता कि कुछ वो गलत कर रहा है या गलत सोच रहा है। और अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है जब तक, तो मेंटल इमेजेस बनाता है इड एंड फैंटेसीज बनाता है, यानी कि वो कल्पनाएं, काल्पनिक दुनिया बनाता है, इमेजिनेशन करता है, कल्पनाएं करता है और विभिन्न मेंटल इमेजेस या मानसिक प्रतिमाएं बनाता है चीज़ों की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और इसको कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस या प्रारंभिक प्रक्रिया। ये जो मेंटल इमेजेस बनाने की और फैंटेसीज बनाने की ये जो प्रक्रिया होती है माइंड में, इनको कहा जाता है प्राइमरी प्रोसेसेस। तो क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत आरंभिक तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसकी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिसको इस्तेमाल करता है, कि अगर उस तरह से नहीं हो रही पूर्ति तो कम से कम ख्याली पुलाव या डे ड्रीमिंग या फैंटेसीज या कल्पनाएं करके उसको अचीव किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इड की विशेषताएं होती हैं, और जिससे हम जान सकते हैं कि इड जो है कितना सेल्फिश होता है, कितना अनरियलिस्टिक होता है, कितना वो उतावला होता है ना? और कितना वो सच्चाई से दूर होता है। तो ये तो रही इड की बात। अगर हम अब दूसरी बात करें ईगो की, जो कि सेकंड कॉन्सेप्ट है उसकी, देन इड जो है वो हमने बात की कि वो जन्म से ही पैदा होते ही ऑटोमेटिकली होता है बच्चे के अंदर। लेकिन ईगो जो है उसके अंदर कब आता है, जब वो सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 6 मंथ्स के बाद, जन्म के 6 महीने के बाद उसमें ईगो जो है वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू होता है। इड ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही, सिर्फ छोटे बच्चों में ही होता है, ये हमारे अंदर हमेशा रहता है, लाइफ लॉन्ग, और जन्म से ही होता है और लाइफ लॉन्ग रहता है। छोटा बच्चा अपने तरीके से उसकी जो ज़रूरतें हैं, इच्छाएं, उनकी पूर्ति करता है। उसके बाद एज द पर्सन ग्रोज, इड हमेशा ही प्रोमिनेंटली, डोमिनेंटली वहाँ रहता है। देन ईगो जो है वो जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे वो उसके व्यक्तित्व में डेवलप होने लगता है। ये इड से ही पैदा होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इड, इड से ही निकलता है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया कि जब उसने देखा कि हर समय ज़रूरी नहीं है कि उसकी मांगों की पूर्ति हो ही जाएगी, और इसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन उसमें, कुंठाएं उसमें, निराशाएं उसमें उत्पन्न होती है, और जिससे कि धीरे धीरे ईगो का निर्माण होता है या अहम का निर्माण होता है। देन ईगो जो है अब वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि सुखवादी सिद्धांत पे काम करता है। और जो ये ईगो है ये वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है। यानी कि ईगो जो है वो टाइम और प्लेस के बारे में जागृत होता है। इड ऐसा नहीं होता, उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है किसी भी समय पर, किसी भी जगह पर, किसी भी तरीके से। लेकिन ईगो जो है वो ऐसा नहीं है, वो रियलिटी को ध्यान में रखता है, वास्तविकता क्या है परिस्थितियों की उसको ध्यान में रखता है। एंड टाइम एंड प्लेस, सही जगह है ऐसा इच्छाएं पूरी करने की या सही समय है, उसका भी वो ध्यान रखता है। देन ईगो टेक्स केयर ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉसिबल आइडियाज़। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, जो व्यवहारिक हैं, जो वास्तव में की जा सकती हैं, उनके बारे में वो विचार करता है। और जो आइडियाज़ पॉसिबल हैं, कि जो व्यवहार या जो आइडियाज़ या जो कार्य पॉसिबल हैं, उनको वो समझता है, उनका वो ख्याल रखता है। मतलब वो उन्हीं चीज़ों की पूर्ति करता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं और जिनको किया जा सकता है, जिनको वास्तविकता
के दायरे में रह के किया जा सकता है। देन ईगो ट्राइज टू फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ द इट। अब ऐसा नहीं है कि ईगो की अपनी कोई अलग एजेंडा है, ईगो की अपनी कोई अलग ख्वाहिशें हैं। इसका काम है कि वो इड की डिज़ायर्स को पूरा करने में हेल्प करे। डिज़ायर्स इड की ही हैं, लेकिन पूरा कौन कर रहा है? ईगो करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ईगो ज़्यादा समझदार है, ईगो रियलिटी का ध्यान रखता है, प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखता है, और जबकि इड जो है वो मूर्ख है, वो सिर्फ सेल्फिश है, वो अपनी ही किसी भी तरह से पूर्ति चाहता है अपनी ज़रूरतों की। तो इसलिए ईगो जो है वो काम तो इड के लिए ही कर रहा है, लेकिन समझदारी वाले तरीके से कर रहा है। सच्चाई, रियलिटी एस्पेक्ट्स का, वास्तविकता के जो पहलू हैं उनको ध्यान में रख कर रहा है। व्हेन द सिचुएशन इज़ राइट, ईगो वर्क्स ऑन द डिज़ायर ऑफ इट। जब परिस्थितियाँ उचित हैं, उपयुक्त हैं, तो ईगो जो है इड की ख्वाहिशों के ऊपर काम करता है। यानी कि इड को वो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है, लेकिन कब करता है? हैफाजेडली नहीं करता, बल्कि कब करता है? जब सिचुएशंस आर राइट। देन ईगो इज अपॉर्चुनिस्ट इन नेचर। ईगो जो है वो अवसरवादी है इसकी अपनी नेचर में, यानी कि वो अवसर की तलाश करता है। किस चीज़ के लिए? इड की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ओके। देन थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज सुपर ईगो, पराहम जिसको बोला गया है हिंदी में। तो दिस इज द थर्ड component या थर्ड सब सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। दिस इज द मॉरल कमांडर। ये नैतिक कमांडर है एक तरह से हमारे व्यक्तित्व का। इट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वैल्यूज एंड मोरालिटी। अब ये कैसे काम करता है सुपर ईगो? क्योंकि ये मॉरल कमांडर है, तो इसलिए ये कैसे करेगा? जो सामाजिक मूल्य हैं और जो नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक और नैतिक मूल्य जो हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करके ये काम करता है कोई भी। दिस डेवलप्स ड्यू टू सोशल लर्निंग एंड मॉरल एजुकेशन बाय पेरेंट्स, दैट इज बिटवीन 3 to 4 years it starts developing। जब बच्चा 3 से 4 साल के बीच का होता है, तो ये जो सुपर ईगो वाला एलिमेंट उसकी पर्सनालिटी में डेवलप होना धीरे धीरे शुरू होता है। और क्यों ये वो टाइम होता है जब पेरेंट्स जो हैं वो सिखाते हैं बच्चों को कि क्या सही है, क्या गलत है, मॉरल एजुकेशन या वैल्यूज़ के बारे में सिखाते हैं। देन वो देखता है औरों को कुछ काम करते हुए कि ये काम ऐसे होता है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। तो वो सारी चीज़ें सोशल लर्निंग से जब वो सीखता है एंड मॉरल एजुकेशन पेरेंट्स सिखाते हैं, तो उसमें धीरे धीरे ये सुपर ईगो का जो एलिमेंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। देन सुपर ईगो इज़ द ट्रेजर ऑफ आइडियल्स। यहाँ पे आदर्श भरे पड़े होते हैं। एज द पर्सन ग्रोज, धीरे 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 वो सब चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं जो कि सही गलत की पहचान करवाती हैं व्यक्ति को, एंड इसलिए ये एक खजाना बन जाता है आइडियल्स का, आदर्शों का। एंड द सुपर ईगो एक्ट्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। अब सुपर ईगो किस पे काम करता है? ये नैतिक सिद्धांत पे काम करता है, नैतिकता के सिद्धांत पे काम करता है। हमने बात की थी इड की, जो कि करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम, ईगो की जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। देन सुपर ईगो इट वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। देन सुपर ईगो wish to satisfy only those desires which are based on morality। अब सुपर ईगो क्या करता है? वो इड की सिर्फ उन्हीं डिज़ायर्स को पूरी करने के बारे में सोचता है या पूरा करने की कोशिश करता है जो नैतिक होती हैं, यानी कि अनैतिक डिज़ायर्स को वो सेटिस्फाई करने की या पूरी उनकी पूर्ति करने के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहता या बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। Even when the situation is favorable, it does not allow fulfillment of
इमोरल नीड्स और डिज़ायर्स। चाहे सिचुएशंस कितनी भी उपयुक्त क्यों ना हो, फेवरेबल क्यों ना हो, कि अभी उस डिज़ायर को हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि अभी सिचुएशंस फेवरेबल हैं, लेकिन अगर वो डिज़ायर्स जो हैं वो इमोरल हैं, अनैतिक हैं, या वो ज़रूरतें जो हैं वो सही नहीं हैं, अनैतिक हैं, गलत हैं, मॉरल नहीं है, नैतिक नहीं है, तो वो उन डिज़ायर्स या नीड्स की पूर्ति करने से रोकता है। Then superego is the originator of guilt feelings and remorse when a person does something against the superego. अब हम जानते हैं नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, उसी वजह से सुपर ईगो कंपोनेंट हमारी पर्सनालिटी में डेवलप हो गया है विद टाइम। लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध काम करते हैं जानते हुए भी, तो हमारे अंदर गिल्ट फीलिंग्स एंड जो रिमोर्स होता है, पछतावा होता है, वो आ जाता है। और वो भी क्यों आता है? सुपर ईगो की वजह से, क्योंकि सुपर ईगो वहाँ प्रेजेंट है, इसलिए हमें गलत काम करने के बाद जो पश्चाताप होता है या आत्मग्लानि होती है, वो इसी सुपर ईगो की वजह से होती है। तो इस तरह से ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये हमारे व्यक्तित्व के 3 उपतंत्र हैं। यानी कि हमारा व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व इन 3 उपतंत्रों से मिलकर बना होता है। इड जो है वो बचपन से ही उसके अंदर रहता है, इड वाला कंपोनेंट, और वो सीखता नहीं है, वो ओरिजिनली उसमें होता है, और वो सुखवाद के सिद्धांत पे काम करता है, रियलिटी का ध्यान दिए बगैर काम करता है, एंड उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी ही है किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। देन होता है ईगो, जो कि जो दूसरा छमाही होती है, यानी कि जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाता है तब उसके अंदर वो डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि वो महसूस करने लगता है कि उसकी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं वो हर वक्त पूरी नहीं हो सकती। इसलिए धीरे धीरे वो ये सीख जाता है कि उसकी इच्छाएं जो हैं वो उसको वास्तविकता का ध्यान रख के ही वो उनकी पूर्ति कर सकता है। कहीं ना कहीं ये उसको समझ आने लगता है, और फिर जो है उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर ईगो जो है वो कंपोनेंट डेवलप होता है, जो कि रियलिटी की सिद्धांत पे काम करता है, परिस्थितियों को ध्यान में रख के काम करता है, इड की इच्छाओं की पूर्ति तो कराना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो ये भी ज़रूर देखता है कि क्या परिस्थितियाँ जो हैं वो फेवरेबल या उपयुक्त हैं या नहीं। तो उस हिसाब से ईगो जो है वो काम करता है। देन थर्ड जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किया, सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो जब बच्चा जो है वो 3-4 इयर्स का होने लगता है, तो उस वक्त क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देख के सीख लेता है, क्या सही क्या गलत उसको सिखाया जाता है, पेरेंट्स उसको वैल्यू एजुकेशन या मॉरल एजुकेशन, क्या सही क्या गलत ये सब सिखाते हैं, तो तब ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर आ जाती हैं, और फिर सुपर ईगो जो कंपोनेंट है वो उसके अंदर डेवलप होता है। एंड जो सुपर ईगो कंपोनेंट है ये मॉरलिटी प्रिंसिपल या नैतिकता के सिद्धांत पे काम करता है, और ये वही इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करता है जो सही होती हैं, जो नैतिक होती हैं, जो मान्य होती हैं, और चाहे वो कितना भी उसको अवसर मिले, लेकिन फिर भी वो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास नहीं करता जो सही नहीं होती, जो मॉरल नहीं होती। और इसी की वजह से व्यक्ति के अंदर आत्मग्लानि या गिल्ट फीलिंग्स और पश्चाताप की भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति सुपर ईगो के विपरीत काम करता है। तो इस तरह से ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे व्यक्तित्व में, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में डेवलप हो जाते हैं, और फिर सारी उम्र उसके साथ रहते हैं। इड अपना काम करता रहता है सारी उम्र, ईगो अपना काम करता रहता है सारी उम्र, एंड सुपर ईगो भी अपना काम करता रहता है सारी उम्र। अब फ्रॉइड ने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब
ये जो उसने एक कॉन्सेप्ट दिया विच इज़ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो 3 उपतंत्र हैं पर्सनालिटी के, इनमें आपस में तनाव रहता है, खींचातानी रहती है. There is a lot of conflict between id and superego due to their nature differences in their nature. खासकर जो id and superego है, क्योंकि ये दो बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं. id जो है वो उसका विपरीत काम है सुपर ईगो से. सुपर ईगो बहुत आदर्शवादी होता है और id जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश या स्वार्थ परायण होता है. तो इन दोनों के बीच में खास तौर से बहुत संघर्ष रहता है. id अपनी बात मनवाना चाहता है, सुपर ईगो अपनी बात मनवाना चाहता है. Due to this arise a lot of tension, conflict and anxiety. This affects the mental balance of a person. और इसके कारण व्यक्ति के अंदर बहुत सारा तनाव, बहुत कॉन्फ्लिक्ट या बहुत द्वंद्व और एंग्जाइटी या चिंता पैदा होती है, दुश्चिंता पैदा होती है, क्योंकि खींचातानी बनी रहती है. वो गलत काम करना चाहता है, सुपर ईगो उसको करने नहीं देता. तो इस तरह से बहुत तनाव जो है वो बना होता है, और जिसकी वजह से मेंटल बैलेंस जो है, एक व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है, उस पर असर पड़ता है. उस समय पे इट इज़ एट दिस टाइम दैट ईगो जम्प्स इनटू एक्शन विच एस्टैब्लिशेस बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो. अब ऐसी परिस्थिति में ईगो का रोल जो होता है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ईगो जो है वो अपना काम करने के लिए आ जाता है जब इन दोनों के बीच में खींचातानी हो रही होती है. तो वो इन दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए या संतुलन बनाने के लिए बीच में आ जाता है. व्हेन सिचुएशंस आर फेवरेबल देन इट कंट्रोल्स सुपर ईगो. जब ईगो को लगता है कि सिचुएशंस जो हैं विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इड की वो सही हैं, तो वो सुपर ईगो को कंट्रोल करता है और इड की इच्छाओं की पूर्ति करता है. यानी कि सुपर ईगो को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर इड की इच्छाओं की पूर्ति करवाता है. और इस तरह से वो इड को सर्व करता है या इड की एक तरह से इड को खुश करता है. एंड व्हेन सिचुएशंस आर नॉट राइट देन इट कंट्रोल्स इड एंड सर्व्स सुपर ईगो. और जब लगता है कि परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल नहीं हैं इड की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो इड को नियंत्रित कर देता है और सुपर ईगो को सर्व करता है या उसको उसका काम करता है, वो जो चाहता है उसका पालन करता है. दिस ईगो सर्व्स एज अ सर्वेंट टू बोथ दैट इज इड एंड सुपर ईगो विच हैव क्लैशिंग इंटरेस्ट्स. तो ईगो का जो काम होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक तरह से, बिकॉज वो दो लोगों के सर्वेंट के तरह से, दो लोगों को वो सर्व कर रहा है जिनकी इच्छाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं. कौन है वो दो लोग? इड और सुपर ईगो. जैसे दो मालिक हैं और एक नौकर है बेचारा ईगो. दो मालिक हैं उसके, इड एंड सुपर ईगो. तो कभी वो एक की बात सुनता है, कभी दूसरे की बात सुनता है. दो की तो इकट्ठी नहीं सुन सकता. जब वो एक की सुनता है तो दूसरे को कंट्रोल कर देता है. तो ईगो नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग टू सर्व बोथ. अब यहाँ पर ईगो जो है वो तभी वो ऐसा कर सकता है, दोनों लोगों का काम कर सकता है, दोनों के बीच में बैलेंस रख सकता है जब वो खुद बहुत स्ट्रांग होगा. अब एक जो सर्वेंट है या नौकर है वो तभी दो मालिकों का काम कर सकता है अगर वो खुद बड़ा हेल्दी होगा, बड़ा स्ट्रांग होगा, तंदुरुस्त होगा. तो वही हाल ईगो का है. तो अगर ईगो जो है वो स्ट्रांग नहीं है, बैलेंस नहीं कर पाता है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं इड एंड सुपर ईगो की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा व्यक्ति में तनाव और द्वंद्व और एंग्जाइटी पैदा करती हैं. तो इस तरह से ये तनाव है, द्वंद्व है, एंग्जाइटी है, ये सारे जो हैं ये एबनॉर्मल बिहेवियर के ही रूप हैं या सिम्टम्स हैं. तो इस तरह से फ्रॉइड ने बताया कि किस तरह से इड ईगो एंड सुपर ईगो की जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है या अंतर मनो वैज्ञानिक जो द्वंद्व हैं वो किस तरीके से खींचातानी जो है इनकी, किस तरह से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मल बिहेवियर को पैदा करने में रोल प्ले करती हैं. तो आज हम विल फिनिश दिस लेक्चर हियर एंड विल सी
the next topic in next video. And as I've told you sometimes that due to various reasons I may not be able to put the videos every day, though I'll try to do so. But then when there's no video as such, you can make notes of your own, you can understand, you can study whatever material you have. Okay, thank you.